नमस्कार दोस्तों, चलिए सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सेक्शंस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो है सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 जो है, ये जो हेडिंग है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, उसके अंतर्गत आता है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है दोस्तों? सेक्शन 9 ये बात बोल रहा है कि जो सिविल कोर्ट होते हैं वो हर एक टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं। सिविल कोर्ट हर एक टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं अनलेस इट इज स्पेसिफिकली बेयर्ड। अनलेस उनको एक मतलब किसी भी टाइप का केसेस को स्पेसिफिकली बोला जाए कि इस टाइप का केसेस वो नहीं लेंगे, वो चीज़ को छोड़ करके वो सारे टाइप के केसेस ले सकते हैं। सेक्शन 9 यही बात बोलता है। इसमें एक तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बताएं तो जैसे प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का अधिकार को लेकर अगर कोई केस होता है, या फिर कोई ऑफिस है, ऑफिस के अधिकार को लेकर अगर कोई केस होता है, तो सिविल केसेस तो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें ड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो उनका जो पार्टीज लोगों का जो केस कर उनका एक्चुअली धार्मिक नियम क्या है, सेरेमोनी किस हिसाब से होती है लेने का, उसमें भी पूरा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी का केसेस जो लेते हैं उसमें कि कोई फीस तो अटैच नहीं है और प्रॉपर्टी को लेकर के, या प्रॉपर्टी कोई स्पेसिफिक प्लेस में है कि नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती है, ठीक है ना। सिविल केसेस लेने से मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर केसेस लेने के ऊपर। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई है, ये जो अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, कोर्ट को और पार्टी को, कि वो हर एक टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं, वो एक कंप्लीट राइट नहीं है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। पहले तो एक कोर्ट का जो रेस्ट्रिक्शंस राइट है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कोई केस अगर होता है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर में अगर किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर एक फॉरम बनाया गया है, और जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो मैटर होंगे वो उन फॉरम में होंगे। तो वो सब मैटर को लेकर कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, वो सारे मैटर एक्चुअली उस फॉरम के अंदर ही होंगे। अब और एक चीज़ है कि जो टेलीफोन में जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो सब्सक्राइबर का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है, जो कि 7B ऑफ द टेलीग्राफिक एक्ट में जो मेंशन किया गया है। अच्छा, इसमें और एक एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ और बताया गया है कि अगर कोई पिटिशन डाली जाती है या कुछ केस अगर किया जाता है इंटरिम रिलीफ लेने के लिए, तो उस केस को कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा। पहले देखना ये ज़रूरी है कि जिस कोर्ट के ऊपर में, जिस कोर्ट को वो केस दिया गया है इंटरिम रिलीफ लेने का, वो केस उस इंटरिम रिलीफ देने के लिए वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है वो रिलीफ देने का, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही इंटरिम रिलीफ का जो एप्लीकेशन है या जो प्लेंट है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा। पहले कोर्ट की कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मैटर को लेकर अगर इस कोड में स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि ये सब मैटर को लेकर के कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, तब सिविल कोर्ट के पास उन मैटर को लेकर कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो सेक्शन जो 9 है वो बेसिकली कोर्ट का अधिकार को लेकर के ही बोल रहा है, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को लेकर के बोल रहा है। बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि जो सिविल कोर्ट होते हैं वो हर एक टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं।
हर एक टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं बनिस्पत इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली बेयर। अगर वो स्पेसिफिक तरीके से अगर कोर्ट के अंदर में ये बेयर नहीं किया गया है, मना नहीं किया गया है सिविल कोर्ट को कि इस टाइप का केस आप नहीं ले सकते, इस ये बात अगर नहीं बोली गई है तो वो सब टाइप का सिविल केसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए सेक्शन 10। सेक्शन 10 आ जाता है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक केस चल रहा है, एक केस मान लीजिए दो पार्टी के बीच में एक केस चल रहा है और उस केस का जो मैटर है अब वही पार्टी एक दूसरा केस भी साइमल्टेनियसली शुरू कर देती है, या तो सेम कोर्ट के अंदर में या किसी दूसरे कोर्ट के अंदर में, जिसमें पार्टीज भी सेम है और मैटर जो केस का है, जो ग्राउंड है केस का, वो भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली पूरे तरीके से वो जो मैटर है वो सेम है। तो ऐसा जब केस होता है तो जो सेकंड केस जो किया जाता है, कोर्ट उस केस के ऊपर में स्टे लगा देगा, उस केस को रोक देगा। स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 यही बात बोलता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पार्टी सेम होने पड़ेंगे, ठीक है ना, और जो मैटर है वो भी सेम होना पड़ेगा, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना पड़ेगा। तो एक केस तो चल रहा है वो तो चलेगा, जो फॉर्मर केस है वो चलता रहेगा, लेकिन जो दूसरा जो केस है वो केस के ऊपर में स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टे ऑफ सूट है ये यही बात बोलता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो केस चल रहा है, जो पहला जो फॉर्मर जो केस चल रहा है, वो फॉर्मर केस को कब माना जाएगा कि उनका मैटर और ये दूसरे केस का मैटर सेम है? तो फॉर्मर केस भी विद इन इंडिया होना पड़ेगा और दूसरा केस भी विद इन इंडिया ही होना पड़ेगा। अगर फॉर्मर केस अगर इंडिया के बाहर किसी कोर्ट में अगर किया जा रहा है, उस केस में कब माना जाएगा? जब वो जो फॉरेन में जो कोर्ट है वो या तो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो या उसको संचालित भी भारत से होता है और वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आता है। वो भारत के बाहर है कोर्ट, लेकिन वो कंट्रोल उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करता है। इस केस ऐसा अगर सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं तो उस कोर्ट जो कि भारत के बाहर स्टैब्लिश है, उस कोर्ट में भी अगर कोई केस किया जाता है, ठीक है ना, और सेम टाइप ऑफ केस सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर को लेकर के अगर इंडिया में भी किया जाता है तो भी जो इंडिया में किया हुआ जो केस है उसके ऊपर में स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कि एक फॉरेन का कोर्ट है, फॉरेन का कोर्ट जो कि भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया, भारत के कोर्ट द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं आता है, वो कोर्ट में अगर कोई केस है तो ठीक है, वो होता रहेगा। और सेम टाइप का केस अगर फिर इंडिया में भी होता है तो ये केस भी चलता रहेगा, इसके ऊपर स्टे नहीं लगेगा। बात आई समझ में दोस्तों? अच्छा, अब क्या चीज है इसके अंदर में, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो जिस एक्ट के ऊपर में केस हो रहा है, जिस कानून के ऊपर में केस हो रहा है, वो कानून अगर दूसरा है, मतलब ये पहला जो केस फॉर्मर जो केस किया गया वो एक अलग कानून के ऊपर में किया गया और दूसरा जो केस किया गया वो एक दूसरे कानून के ऊपर में किया गया, तो दूसरे वाला केस के ऊपर में स्टे नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेन बात यही हो गया, दो केस जिसका मैटर सेम, जिसका पार्टी सेम, तो फॉर्मर केस तो चलता रहेगा और जो सेकंड जो केस आया है उसके ऊपर में कोर्ट स्टे लगा देगा। ठीक है, अब आइए सेक्शन 11 हो जाता है रेस जुडिकेटा। अब रेस जुडिकेटा के मतलब क्या हुआ? अब देखिए, पहला जो केस था, मतलब स्टे ऑफ सूट में क्या था, ये जो फॉर्मर केस है ये चल रहा है, ठीक है ना, इसका डिसीजन आया नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन इसका अगर डिसीजन आ जाता है, इसका डिसीजन आ जाता है, ये मैटर डिसाइडेड हो जाता है, उसके बाद उसी टाइप का उसी पार्टीज के बीच में वो लोग अगर दूसरे केस करते हैं, अब तो स्टे लगेगा नहीं ना, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है।
तो क्या लगेगा, इसके ऊपर में लग जाएगा रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा मतलब सेम मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ठीक है ना, इसलिए ये केस को अलग से नहीं चलाया जाएगा, वही डिसीजन जो पहले आया है वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यही रेस जुडिकेटा है। यहाँ पर जो फॉर्मर सूट है, फॉर्मर सूट से हम क्या समझेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो सूट पहले ही किया गया हो, जरूरी नहीं, लेकिन डिसीजन जो फॉर्मर सूट का है वो पहले आना पड़ेगा। फॉर्मर सूट हो सकता है कि मान लीजिए कि ये वाला सूट फॉर्मर सूट है, मान लीजिए ये वाला है बाद वाला सूट, लेकिन ये जो फॉर्मर सूट है ये किया गया इस सूट के बाद में। ए और बी मान लीजिए दो सूट है, ए को हम लोग मान लेते हैं फॉर्मर सूट और बी को मान लेते हैं उसका बाद वाला सूट, सेकेंडरी सूट। लेकिन जो केस जब फाइल हुआ था, ये हो सकता है कि ए बी के बाद में केस फाइल हुआ, लेकिन ए का जो डिसीजन है वो बी से पहले आया, तो डिसीजन के बेस के ऊपर में फॉर्मर निकाला जाता है, ना कि कौन से टाइम पीरियड में वो केस को फाइल किया गया। दैट टाइम फॉर फाइलिंग द केस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द डिसीजन ऑन द केस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और दूसरा बात क्या है कि जो केस ले रहे पहले वाला जो केस लिया या दूसरा वाला भी जो केस लिया, तो कोर्ट वो सब केस लेने का कॉम्पिटेंट है कि नहीं वो जान लेना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो मैटर है दोनों ही केस का, जिस केस में ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन और जो केस वापस से फाइल किया गया, उसका जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना पड़ेगा, जो ग्राउंड है वो एकदम सेम होना पड़ेगा रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट वो है कि अगर कोर्ट रिलीफ देने से मना कर देता है, जो कि प्लेंट के माध्यम से एक आदमी ने, एक पार्टी ने केस किया और कोर्ट में और रिलीफ मांगा, और कोर्ट अगर रिलीफ देने के लिए मना कर देता है या फिर वो इसका फैसला सुनाने के लिए मना कर देता है या फैसला नहीं सुनाता है, ठीक है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी कोर्ट में केस करता है उस मैटर के ऊपर में, जो कि उससे तो जुड़ा हुआ ही है, साथ में दूसरों से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैटर जो है वो कॉमन है। केस अगर एक आदमी इंडिविजुअल तरीके से करता है तो ये मान लिया जाएगा कि जो प्लेंटिफ है वो बाकी लोग जिनका नाम नहीं है वो लोग भी प्लेंटिफ है, क्योंकि जो मैटर है वो कॉमन है। तो बाकी लोग, जो लोग केस नहीं किए लेकिन उनको भी प्लेंटिफ बोलकर मान लिया जाएगा, क्योंकि जो डिसीजन आएगा वो तो फिर सभी के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि जो मैटर है वो तो कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज मान लीजिए कि कोई कोर्ट एक फैसला सुनाता है जिसका पावर लिमिटेड है, ठीक है, जिसका पावर लिमिटेड है वो एक केस के ऊपर में फैसला सुनाता है, ठीक है। अब कोई अगर दूसरा केस फाइल किया जाता है जो कि जिसका मैटर और पार्टीज सेम है पहले वाले केस से, तो पहले वाला जो कोर्ट का जो फैसला था वो रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेगा। अच्छा, वो तब भी काम करेगा अगर जो दूसरा जो केस हुआ वो दूसरा केस अगर पहले वाले ही कोर्ट में होता तो कोर्ट उस केस को लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। पहले वाला केस लेने के लिए कॉम्पिटेंट था, केस किया, ठीक है, केस एक्सेप्ट किया, केस के ऊपर डिसीजन भी दे दिया, ठीक है, डिसीजन भी जायज है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट था। लेकिन दूसरा जो केस हुआ जो कि सब्सटेंशियली सेम मैटर के ऊपर में हुआ है, वो लेकिन केस पहले वाला कोर्ट लेने का कैपेसिटी नहीं रखता है, उसके बावजूद
जो पहला वाला केस का जो डिसीजन है वो रेस जुडिकेटा के रूप में काम आएगा, वो सेकंड वाले केस में भी। ठीक है, तो यही है आपका रेस जुडिकेटा। ठीक है, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रेस जो जुडिकेटा होता है ना, उसको एस्टोपेल बाय अकॉर्ड भी बोलते हैं, एस्टोपेल बाय अकॉर्ड। ठीक है ना, और इसको लोग कंफ्यूजन करते हैं इशू एस्टोपेल से। तो इशू एस्टोपेल जो होता है ये एक पार्टी के अगेंस्ट में किया जाता है। ठीक है ना, कोई एक पार्टी को कोई एक पार्टिकुलर केस करने से अगर रोक दिया जाता है, ठीक है, तो वो पार्टी जो क्या होता है, सेम इशू को लेकर के कोई भी दूसरी जगह में केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई एक पार्टी है, कोई एक पार्टी को के ऊपर में कोई एक मैटर को लेकर के अगर डिसीजन अगेंस्ट में आता है, तो वो पार्टी वही सेम मैटर को लेकर के दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता। ये तो हो गया इशू एस्टोपल। और जो रेस जुडिकेटा होता है, जिसको कि एस्टोपल बाय अकॉर्ड भी बोलते हैं, वो कोर्ट को केस लेने के लिए ही मना कर देता है। कोर्ट को जो दूसरा जो केस है वो लेने के लिए ही मना कर देता है। तो ये जो इशू एस्टोपल होता है, ये तो एक पार्टी के कंटेक्स्ट में, एक पार्टी के कंटेक्स्ट में है, और ये पूरे पूरे कोर्ट के कंटेक्स्ट में है या पूरे केस के कंटेक्स्ट में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसमें और एक चीज है कि अगर कोई रिट पिटीशन फाइल कर दी जाती है, तो पहला का तो मैटर है एप्रीहेंडेड बायस। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है एंटीसिपेशन, कि ये गलतियां हो सकती होगी, तो उसके ऊपर में अगर कोई रिट पिटीशन फाइल होता है। और दूसरा रिट पिटीशन फाइल होता है एक्चुअल बायस को लेकर के। ठीक है ना, तो दोनों ही केस साइमल्टेनियसली चल सकते हैं या चलेंगे, या उनके ऊपर में ना स्टे ऑफ सूट होगा ना रेस जुडिकेटा लगेगा, क्योंकि मैटर सेम, पहले है एंटीसिपेटरी और दूसरे में है ये एक्चुअल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 का बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट का मतलब हो गया कि जो प्लेंटिव है उसको अगर रोक दिया जाता है दूसरा कोई केस करने से, कोई भी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर में, कोई भी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर में अगर कोई दूसरा केस करने से अगर प्लेंटिफ को रोक दिया जाता है, तो उसके पास ये पावर नहीं होगा कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर में केस करे कोई भी कोर्ट में जिसके ऊपर में ये कोड अप्लाई होता है, जिसके जिन कोर्ट्स के ऊपर में ये जो कोड है ये अप्लाई होता है, उसमें वो केस उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर के नहीं कर सकता अगर उसको उस मैटर के ऊपर केस करने से रोक दिया जाता है। अच्छा, अब आइए सेक्शन 13 का में आ गया कि फॉरेन जजमेंट को कब फाइनल नहीं मान लिया जाएगा। कोई फॉरेन कोर्ट का कोई जजमेंट आया है तो उसको फाइनल जजमेंट बोल के नहीं मान लिया जाएगा। कब नहीं मान लिया जाएगा, ये सब कुछ एक कंडीशंस है, जिसमें मान लीजिए कि अगर ये पता चले कि जो कोर्ट डिसीजन दिया वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो देने के क्या है, कॉम्पिटेंसी रखता ही नहीं है, काबिलियत रखता ही नहीं है, जो डिसीजन दिया गया वो केस के मेरिट्स के ऊपर में दिया ही नहीं गया, मेरिट्स को देखा ही नहीं गया। अगर उसकी प्रोसीडिंग्स को हम लोग देखें केस की, तो ये अगर पता चले कि वो इंटरनेशनल जो कानून है उसकी अवहेलना किया, या जो इंडियन लॉ जो बात को बोलता है इस पार्टिकुलर मैटर को लेके उसको अनदेखी किया, जो डिसीजन दिया
उस फॉरेन कोर्ट ने वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, या अगर पता चले कि जो डिसीजन जो लिया गया, जिस पार्टी ने डिसीजन लिया अपने पक्ष में, वो फ्रॉड के द्वारा लिया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया कि कब फॉरेन कोर्ट का जजमेंट इंडियन कोर्ट नहीं मानेगा। अच्छा, सेक्शन 14 बोलता है प्रिजम्पशंस एज टू फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन जजमेंट बाकी अगर ऊपर के कंडीशंस अगर नहीं है, तो अगर कोई पार्टी एक सर्टिफाइड कॉपी देता है फॉरेन जजमेंट की, तब इंडियन कोर्ट ये मान लेगा कि वो जजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया वो कॉम्पिटेंसी रखता है जजमेंट देने का, वो इंडियन कोर्ट उस जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों यही था सेक्शंस 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। आप लोग को कोई भी सेक्शंस, कोई भी बातें अगर समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट्स में दीजिएगा, मैं वापस एक अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।